दिस इज़ गगनदीप सिंह और आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फेडरलिज्म। तो पहले बात करते हैं फेडरलिज्म का मतलब क्या है। फेडरलिज्म का मतलब होता है जब आप पावर डिवाइड करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और आगे थर्ड लेवल भी ले सकते हो जिसको हम बोलते हैं लोकल लेवल या रीजनल लेवल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस तरीके से कर रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। तो बात आती है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। की फीचर होता है पहला कि दो या दो से ज़्यादा लेवल होंगे, जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोकल। हो भी सकता है नहीं भी। जो भी लेवल है उस पर कौन सी पावर है ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन करा गया है। ये नहीं हम अपने मन से कोई पावर कर दें, डिफाइंड है। और उनकी एग्जिस्टेंस की सेंट्रल और स्टेट लेवल होगा ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ऐसा होगा। अब लिखा हुआ है तो कोई उसे हटा नहीं सकता। अगर मान लीजिए कभी दो स्टेट पे या सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई पावर को लेकर डिस्प्यूट हो जाए किसी बात का भी, तो सुप्रीम कोर्ट उस डिस्प्यूट को ख़त्म करता है। किसको कहाँ का रेवेन्यू मिलेगा, मतलब कौन सा टैक्स कौन लेगा, ये सब भी वेल डिफाइंड है ताकि सबके पास पैसे हों अपना काम करने के लिए। फेडरलिज्म बैलेंस करता है यूनिटी विद डाइवर्सिटी, मतलब जैसे हमारी स्टेट्स हैं अलग अलग, बहुत डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स लैंग्वेज है, पर सब जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि सबको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई एक जना उन्हें कंट्रोल कर रहा है। डेफिनेटली सेंट्रल पे एक सरकार उन्हें कंट्रोल कर रही है, पर हर स्टेट पे अपनी पावर्स हैं, अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो वो कभी ये नहीं सोचते कि उनके संग कुछ गलत करा जा रहा है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट फेडरलिज्म। अब बात करते हैं फेडरल सिस्टम वर्सेस यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम होता है जहाँ सारी पावर एक ही सरकार के हाथ में हो। तो फेडरल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा टीयर्स में पावर बटी होती है, सेम सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को किसी चीज़ के लिए एक्ट करने के लिए ऑर्डर नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट वही कर सकती है जो उसके जुरिस्डिक्शन में है, स्टेट वही करेगी जो उसके जुरिस्डिक्शन में है। हर लेवल पे अपनी अपनी खुद की पावर है और वो इंडिपेंडेंट है उस एरिया में। अब बात करते हैं हम पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे दोनों लेवल में पावर बांट रखी है। अगर पार्लियामेंट चाहे यानी एमपीज चाहें कि ये स्ट्रक्चर बदल दें तो इतना आसान नहीं है। कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज लाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है दोनों हाउसेज में, और स्टेट के जो लेजिस्लेचर्स हैं उनमें हाफ से ज़्यादा लेजिस्लेचर का सपोर्ट चाहिए होता है। यानी आप सोचो 2/3 मतलब 66% से ज़्यादा दोनों हाउस में वोट हो और आधे से ज़्यादा स्टेट से एग्री करें, तभी जाके स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो सकता है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। जुडिशरी सुपरवाइज करती है कि जो पावर्स बटी हुई हैं वो सही से फॉलो हो रही है नहीं, और अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व कराती हैं। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने टैक्सेस भी लगा सकती हैं अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल देखता हूँ, आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हो तो आप देखते हो आपको जीएसटी देना होता है 5%, जिसमें 2.5% लिखा होता है सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। मतलब 2.5% पैसा मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को और 2.5% पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब बात करते हैं फेडरलिज्म कौन कौन से टाइप का होता है। तो एक होता है होल्डिंग टुगेदर, एक होता है कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में एक बड़ी कंट्री सबको होल्ड करके रखती है, पावर को डिवाइड करके अलग अलग स्टेट्स में। यहाँ पे सेंटर हमेशा ज़्यादा पावरफुल होता है। कुछ स्टेट्स बराबर पावरफुल होती है तो कुछ स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर भी होती है, जैसे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है कि कई सारी स्टेट्स खुद वॉलंटरली सामने आती हैं और कहती हैं कि हम एक फेडरेशन बनाएंगे। यहाँ पे मतलब जैसे यूएसए में हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि वहाँ की स्टेट्स खुद आके बोली कि हम एक देश में अपनी पावर कंसोलिडेट करेंगे। यहाँ पे हर यूनिट की इक्वल पावर होती है, उनकी अपनी इंडिपेंडेंस भी होती है, मतलब खुद अपना वो रूल बना सकते हैं। मतलब सेंट्रल स्टेट में ऐसा नहीं है कि सेंट्रल बहुत पावरफुल है, तो जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। फिर आगे बात करते हैं इंडिया एज अ फेडरल कंट्री। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा कि इंडिया भी यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन नहीं। मतलब हमारे में लिखा हुआ यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी हमारे यहाँ यूनियन और स्टेट दो गवर्नमेंट हैं। बाद में विद टाइम पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ भी ऐड हुई थी। तो हमारे यहाँ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। यानी एक हमारे यहाँ क्या है, यूनियन लिस्ट, इसमें वो मुद्दे या सब्जेक्ट्स हैं जिस पे देश की सरकार को काम करना होता है, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एक्सेट्रा। एक होती है स्टेट लिस्ट, जिसमें वो मुद्दे हैं जहाँ पे स्टेट की सरकार काम करती है, जैसे पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, फिशरीज। फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकती हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट। जैसे आपको पता है यूपी में यूपी बोर्ड भी है, सीबीएसई बोर्ड भी है। सीबीएसई बोर्ड को रूल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी बोर्ड को रूल करता है यूपी गवर्नमेंट। तो इस तरीके से
फिर वो सब्जेक्ट्स जो किसी लिस्ट में नहीं है, मतलब नए नए आए हैं, जैसे आईटी सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें, उसको हमने रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में डाल दिया है। और इन सब्जेक्ट्स को जो नए नए हैं, इस पर भी काम यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने जैसे आपको बताया था, इंडिया में कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल पावर भी होती हैं, जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं अपनी आइडेंटिटी बचा के रखने के लिए, कल्चर बचा के रखने के लिए। कई प्रोटेक्शन आर्टिकल 371 में मिलती हैं, बस आपको इससे पता होना चाहिए। यहाँ पे वो खुद अपने कुछ रूल्स बना सकते हैं लैंड ओनरशिप को लेकर कि भाई बाहर के लोग उनकी स्टेट में लैंड नहीं लेंगे, कुछ इस तरीके के रूल्स। यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और उनकी पावर स्टेट से कम होती है, जस्ट एक एडिशनल पॉइंट है। ओके, स्लाइड मैंने चेंज कर दी है ये। अगली चीज़ आती है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होती हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होती हैं? तो देखिए, जब हम स्टेट्स बनाते हैं भाषा के आधार पर तो उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट। पहले इंडिया बहुत डर रहा था इस बात पर कि अगर हम भाषा के बेसिस पे स्टेट्स बनाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाइयाँ हो जाएं। तो देखिए, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट मेजर टेस्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मतलब 1947 के बाद स्टेट बाउंड्रीज बननी थी, नई स्टेट्स बननी थी जहाँ पे लोग एक जैसी भाषा बोलते हैं। तो एक डर था कि ऐसा करने में कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपस में लड़ने लग जाएं। सम स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। ये बात की बात है, पहले की नहीं। पर इंडिपेंडेंस के बाद जब हमने स्टेट्स बनाई तो भाषा के बेसिस पे बनाई, इस डर के साथ कि कहीं ऐसा ना हो कि देश में अलग अलग भाषी लोग लड़ जाएं बाद में। पर ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट अच्छा हुआ कि जब भाषा के आधार पे स्टेट्स बनी तो उस स्टेट की जो वर्किंग थी वो इजी हो गई। जैसे मान लीजिए मराठी बोलने वाले सब लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तो वो मराठी में भी ऑफिस में काम हो रहा है, लोगों को काम करना इजी पड़ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो गया। तो मतलब ये टेस्ट हमारा सक्सेसफुल रहा, इससे हमारा नुकसान नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंपॉर्टेंट हैं कि फेडरलिज्म हो, पर इनफ नहीं है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है फेडरलिज्म होना चाहिए, पर इसका मतलब नहीं हो जाएगा। होगा कब? जब पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी से चले, हम डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करें और सेंटर और स्टेट के बीच में कॉपरेशन हो। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। अब आते हैं इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर। हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, दो हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और इंग्लिश भी है। हिंदी 40% से ज़्यादा इंडियंस बोलते हैं, इसलिए भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी को नॉन हिंदी स्टेट पर इम्पोज नहीं करा। इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया कि ऑफिस में दोनों भाषाओं में काम होगा। स्टेट गवर्नमेंट से कहा वो अपनी खुद की ऑफिशियल भाषा रख सकते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं वो अपनी जो भाषा वहाँ की उसमें भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में 22 लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया है, मतलब आप सरकारी पेपर किसी भी इन 22 भाषाओं में दे सकते हैं। बाकी लैंग्वेजेस को नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोला गया। मतलब हम भाषा की को लेकर बहुत ओपन माइंडेड है, तो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी बहुत अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन की। देखिए, जब अलग अलग पार्टी रूल करती हैं तो कभी कभी ये डर होता है कि सेंटर अपनी पावर को मिसयूज़ ना करे स्टेट की गवर्नमेंट को हटाने के लिए। कि मान लीजिए बीजेपी की सरकार सेंटर में, कहीं पे कांग्रेस की उन्हें पसंद ना आए तो वो हटाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे क्या होगा? स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म हल्का पड़ जाएगा। सच्चाई ये है, 1990 से पहले तक एक ही पावर कंट्रोल में होती थी, यानी कांग्रेस सेंटर पे भी है, कांग्रेस अलग अलग स्टेट में भी है। तो प्रैक्टिकली स्टेट की कुछ मर्जी ही नहीं थी, जो सेंटर कहता था स्टेट में भी वही सरकार थी, तो बात मान लेती थी। पर 90s के बाद ऐसा होना कम हो गया। सेंटर में जो सरकार आती थी वो अकेले अपने दम पर नहीं आ पाती थी, यानी उनको जुड़ना पड़ता था, अलायंस बनाना पड़ता था, यानी कोलिजन गवर्नमेंट बनानी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी ही नहीं मिलती थी, तो अलायंस बनाने पड़ते थे। जब अलायंस बना तो एक तरीके से पावर शेयरिंग शुरू हो गई। यानी अगर मान लीजिए किसी ए स्टेट में मान लीजिए आम आदमी पार्टी रूल कर रही है और अब आम आदमी पार्टी अलायंस में है रूलिंग पार्टी से, तो रूलिंग पार्टी को आम आदमी पार्टी जिस स्टेट में रूल कर रही है उसकी भी इज्जत करनी पड़ेगी और आम आदमी पार्टी की बात सुननी भी पड़ेगी। तो 1990s के बाद जब से कोलिजन गवर्नमेंट आई तो रियल सेंस में फेडरलिज्म देखने को मिला। A Supreme Court judgment later made it difficult for the center to dismiss state government without valid reason। यानी आज स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर अपने मन से हटा नहीं सकती। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। फिर आपका आता है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जब पावर मेन बॉडी से लेकर
लोकल बॉडीज़ में बांट दी जाए तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से मैटर हैंडल करती है, क्यों? क्योंकि उन्हें लोकल इशू ज़्यादा अच्छे से पता होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इससे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। तीसरी चीज़, इससे लोगों का डेमोक्रेसी में विश्वास बढ़ता है। देखिए सीधी सी बात है, लोकल मुद्दे क्या हैं ये मोदी जी को नहीं मालूम हमारे, वो हमारे लोकल लीडर को मालूम है, वो बेस्ट उसको सॉल्व कर पाएंगे। वो सॉल्व करेंगे तो हमारे बीच का कोई लीडर उसमें इन्वॉल्व भी होगा, तो यानी डेमोक्रेसी के लिए ये बेटर है। 1992 से पहले लोकल गवर्नमेंट थी तो, पर इलेक्शंस प्रॉपरली होते नहीं थे, इरेगुलर थे, उन्हें सही से पैसे नहीं मिलते थे काम करने के लिए। पर उसके बाद ये चीज़ें चेंज हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करते हैं 1992 में। 1992 में ये मैंडेटरी करा गया कि आपको इलेक्शन रेगुलर कराने ही कराने हैं। लोकल लेवल पे एससीज के लिए, एसटीज के लिए, ओबीसीज के लिए और विमेन के लिए भी आपको सीट्स रिजर्व करनी है। 1/3 सीट्स रिजर्व करी गई। हर स्टेट को बोला गया कि आप स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाओ जो लोकल इलेक्शंस कराएगा ही कराएगा, उसे मिस नहीं करेगा। और स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर किया गया कि आप अपने कुछ पावर और रेवेन्यू लोकल बॉडीज के साथ शेयर करो ताकि रियल सेंस में लोकल गवर्नमेंट पावर में आ सके। आगे बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम की, मतलब लोकल लेवल की बात कर रहे हैं। अब इसमें जो मैं यहाँ बताऊंगा उससे बेटर है जो आप लोग लेक्चर है मेरा उसमें देखिए, मैंने ब्लॉग बना बना के एक बताया था। दैट इज़ मच ईजियर टू अंडरस्टैंड। मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ, फिर ही बता देता हूँ। कोई भी विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज बनाते हैं ग्राम पंचायत। इसको थोड़ा और इजीली बताता हूँ कि सारे विलेज के लोग मिला के बनाते हैं ग्राम सभा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत में पंच होते हैं और एक सरपंच होता है। इनको चूज कौन करता है? सीधा सीधा विलेजर्स। ग्राम सभा, वही जो विलेजर्स का ग्रुप है, वो सुपरवाइज करता है पंचायत का वर्क और बजट इंप्रूव करता है साल में 1 से 2 बार मिलकर। ग्राम सभा ने किसको ग्राम सभाएं पहले, फिर क्या बनी? पंचायत बनी। फिर ग्राम पंचायत मिलके बनाती है पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल। तो अगेन ये बहुत शॉर्ट में दिया है, अगर आपको बेटर समझना है तो मेरा वीडियो खोलो जिसमें मैंने इस तरीके से ब्लॉग बना बना के आपको समझाया था, वो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। 1 मार्क क्वेश्चन में आता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी पंचायत समिति बनाती है जिला परिषद, और जिला परिषद का हेड होता है जिला का चेयरपर्सन। शहरों के लेवल पर, अर्बन की बॉडी की बात करूं तो म्युनिसिपैलिटी होती है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। म्युनिसिपैलिटी होती है छोटा बिग सिटीज़ में, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन म्युनिसिपैलिटी होती है छोटे टाउन्स में, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं बड़ी सिटीज़ में। चेयरपर्सन म्युनिसिपैलिटी का होता है और मेयर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। सब 1 नंबर क्वेश्चन होते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन है जी? मेयर है। म्युनिसिपैलिटी का हेड कौन है जी? म्युनिसिपल चेयरपर्सन है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। गांव वाले सिस्टम के लिए क्यों यहाँ जगह नहीं है, मैं सजेस्ट करूँगा आप प्लीज़ वो वाला मेरा वीडियो देख लो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।